हाँ, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो दूसरा चैप्टर आपका जो बहुपद है इसका एक कॉन्सेप्ट आज पढ़ने वाले हैं, है ना। फिर कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने चौथा चैप्टर जो है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, तो फिर उसको वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो एक कंसेप्ट दूसरे चैप्टर का देख लेते हैं, ठीक है, फिर चौथा चैप्टर जहां तक हम लोगों ने किया था वहां से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक। तो एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कोई भी द्विघात बहुपद लिखा रहेगा जिसमें तीन टर्म्स रहेंगे, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में रहेगा इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो इसमें आप बताओ इसका घात कितना है, इस बहुपद का घात कितना है। तो आप बोलोगे सर इस बहुपद का जो घात है मैक्सिमम पावर कितना है, तो आप बोलोगे सर इसका मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब द्विघात बहुपद है। उसके बाद इसमें पद कितने हैं ये बताओ, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें तीन टर्म्स हैं। तो जब भी ऐसा है कि घात 2 रहे पद 3 रहे, मतलब तीन टर्म्स है, तीन टर्म्स कहने का मतलब देखो एक टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ, तीसरा टर्म ये हुआ। आपको बताया भी गया कि बहुपद में टर्म्स हमेशा या तो प्लस या माइनस से अलग होते हैं, ठीक है, एक टर्म दूसरे टर्म से प्लस या माइनस के थ्रू अलग होगा। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को गुणनखंड कीजिए, क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, गुणनखंड करने के लिए बोला जाएगा, है ना, गुणनखंड करना है अगर ऐसे द्विघात त्रिपद को, है ना। तो हम लोग कैसे करते हैं, तो इसका एक तरीका होता है मध्य पद विभाजन, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या मध्य पद विभाजन का मतलब जो बीच वाला टर्म है, एक्स का जो कोफिशिएंट है बी, ध्यान से देखिएगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है बी, तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं। सारी चीज समझाई जाएगी, सारी एक एक करके समझना है। बीच वाले मध्य पद क्या है बी एक्स, ये बीच में है ना इसलिए मध्य पद, इसको हम लोग तोड़ देते हैं। किस तरीके से तोड़ते हैं, यही तरीका आपको सीखना है, ठीक है, फैक्टराइज करने का। देखो तरीका क्या है, आप क्या करोगे, ए और सी को गुना करोगे। देखो यहां पर इस चीज को मैं मिटा रहा हूं और इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसको मैं लिख रहा हूं ब्लू कलर से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए और एक सी, इन दोनों को आपको सबसे पहले गुना करना होता है। आप क्या करोगे, ए और सी को गुना करोगे, ये हमारे पास कोई नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब इस जो भी नंबर ए सी जो आएगा, ए सी को आपको इस तरीके से तोड़ना होगा कि उसको या तो जोड़कर, है ना, या तो घटाकर, या तो जोड़कर या घटाकर क्या मिल जाए, बी मिल जाए, ठीक है, बीच वाला टर्म मिल जाए। अब ये जो भी मैं आपको बोला, आप बोलोगे सर कुछ भी समझ में नहीं आया कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, समझ में तभी आएगा जब मैं उदाहरण से समझाऊंगा, ठीक है। तो उदाहरण से समझने की कोशिश करना है कि क्या बोला जा रहा है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास सीधे क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा कि आप गुणनखंड कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 को, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। इस चीज को मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 को क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। आप देख रहे हो कि इसका मैक्सिमम पावर क्या है, द्विघात है, मतलब दो पावर है। टर्म्स कितने हैं, तीन टर्म्स है, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, ठीक है, टोटल तीन टर्म्स है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग इसके बीच वाले टर्म को स्प्लिट करने के लिए सोचेंगे, इसको तोड़ने के लिए सोचेंगे। कैसे तोड़ेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, मुझे ये बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ये जल्दी से बताइए। आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर के आगे तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब एक गुना एक्स स्क्वायर है ना। पांच को आप लिख सकते हो ना, पांच गुना एक, तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक गुना एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। 35 को एक से जब गुना करेंगे, इस वाले 35 को एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुना करोगे तो 35 मिलेगा, मतलब 35 को आपको तोड़ना है। क्या करना है, 35 को इस तरीके से तोड़ो, 35 को दो फैक्टर में तोड़ना है कि उसको जोड़कर या घटाकर 12 आ जाए, ठीक है। अब यहां पर प्लस अगर लिखा हुआ है, मतलब कांस्टेंट जो है, मतलब सी के आगे क्या है, जो भी कांस्टेंट टर्म है सी, सी के आगे प्लस है, अगर यहां पर आपको दिख रहा है 35 के आगे क्या है, प्लस है, तो आपको जोड़कर 12 लाना पड़ेगा।
जोड़कर 12 लाने का मतलब 35 को आप फैक्टराइज करोगे तो आप लिख सकते हो ना 5 इंटू 7। ये बताइए, इतना क्लियर है सभी को? 35 को 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। मुझे ये बताओ 5 और 7 को अगर इसके फैक्टर्स को अगर मैं जोड़ दूं, इसके गुणनखंड के फैक्टर्स को अगर मैं जोड़ दूं 5 प्लस 7 तो कितना मिल रहा है? ये 12 मिल रहा है या नहीं मिल रहा? ये बताइए। 7 प्लस 5 12 हो गया। तो यही तरीका, इस तरीके से आपने सोच लिया, दो नंबर हमें मिला 5 और 7, 35 का गुणनखंड। अब ये जो 12x बीच वाला टर्म है, इसको इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप इसको चेंज करके ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर ये जो 12x है, 12x को आप लिखोगे 5x प्लस 7x प्लस 35। इसका मतलब, अच्छा जिसका भी माइक ऑन है, प्रदीप के नाम से जो है बच्चों अपना माइक बंद कर दो, ठीक है? चलिए, तो यानी कि जो 12x आपके सामने दिख रहा है, ये 12x को मैं 5x प्लस 7x लिख दिया। इतना क्लियर है सभी को? अब यहां से ये दोनों टर्म को देखिए आप, ठीक है? सिर्फ ये आगे वाले दोनों टर्म को अभी देखना है, ठीक है? इन दोनों को पहले ले लूंगा मैं। यहां आपको x दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो x को मैं कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? यहां पर अगर एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो आपको x बचेगा, और 5x में से x को कॉमन लिया तो 5 बचा। अब आगे की टर्म देखो, ये 7x प्लस 35 है। यहां से अगर मैं 7 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 7 को कॉमन लोगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 5 बचेगा, क्योंकि 7 5 जा 35 हो जाएगा। 35 में से अगर 7 को मैं कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 7 गुना 5, है ना? तो यहाँ से बचा, 7 को कॉमन लिया तो x प्लस 5, ठीक है? यहां से अब दोनों टर्म को अगर आप देखो, अब हमें दो टर्म फिर से दिख रहे हैं। एक टर्म आपको दिख रहा है x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है? दूसरा टर्म आपको दिख रहा है 7 इंटू एक्स प्लस 5। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? अच्छा यहां पर समझ में नहीं आया, ठीक है? इसको मैं समझा दे रहा हूं फिर से, ठीक है? इतना समझ में आया ये बताइए? इतना क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है, ठीक है? अब पहले इन दोनों टर्म को देखिए, ठीक है? इतना जो टर्म है बस इसको देखिए, आगे वाला दोनों टर्म। अच्छा कॉमन लेने के लिए मैं पहले सिखा दे रहा हूं, ठीक है? अगर मैं लिख रहा हूं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इन तीनों ही में x है ना? पहले टर्म में भी x दिख रहा है, यहां भी x दिख रहा है और यहां भी x दिख रहा है। इसमें से अगर मैं x को कॉमन ले लूं तो आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। ये समझ में आया? ये बताइए, ये जो मैं साइड में लिखा ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अगर इतना समझ में आ रहा है तो ये मुझे बताओ, बस इस वाले टर्म को देखिए जो हरे कलर का भी मैं लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसमें से x को अगर मैं कॉमन लूं तो x प्लस 5 लिख सकते हैं ना? इतना यहां तक क्लियर है? इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या लिखा हुआ है? 7x प्लस 35। अब मैं इसके लिए लिख रहा हूं, यहां पर फिर से इसको मिटा के कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको छोड़ दीजिए। यहां पर मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 3x प्लस 21, ठीक है? इसमें भी 3 है, ठीक है? और 21 में भी 3 छुपा हुआ है। 21 को आप लिख सकते हो ना, 21 को आप क्या लिख सकते हो? 21 को लिख सकते हो 3 गुना 7, 3 गुना 7। अगर मैं यहां से 3 कॉमन लूं तो ये लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स प्लस 7। ये क्लियर है? 3x प्लस 21 में से 3 को कॉमन लिया तो x प्लस 7 बचेगा, ठीक है? तो वही इन दोनों टर्म को आप देखिए, तो इसमें से 7 मुझे दिख रहा है, 35 में क्या है? 35 7 गुना 5 है, तो यहां से मैं 7 को कॉमन ले रहा हूं तो आपको क्या मिलेगा? x प्लस 5 मिलेगा। 35 को आप लिख सकते हो ना 7 गुना 5। क्लियर है इतना? अब ये स्टेप समझ में आया या नहीं आया ये बताइए? इतना क्लियर है तो अभी आगे बढ़ूंगा, ठीक है? चलिए अब यहां से देखिए, अब दो टर्म आपको दिख रहे हैं। हाँ गायत्री बताइए अब क्या डाउट है? ठीक है, पहले वाले टर्म में डाउट है या दूसरे वाले टर्म में डाउट है? माइक ऑन करके ही पूछ सकते हो। सिर्फ आपका डाउट है इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ माइक ऑन करके पूछ लो। सर पहले वाले में डाउट है। यहां पर यस सर। इसमें ये वाला समझ में आया? देखो ये वाला समझ में आया नहीं? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x लिख रहा हूं, आप माइक ऑन करके बताओ, अगर मैं यहां से x कॉमन लूं तो क्या बचेगा? चलो अगर ये भी नहीं, लिखेंगे। अगर ये भी नहीं पता तो उसके लिए मैं सिखा रहा हूं। देखो एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो ना, एक्स इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स, यस सर। ठीक है? अब यहां भी x है
यहाँ भी x है, तो x को मैं कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस 9। ठीक है, लेकिन ये स्टेप नहीं लिखते हैं जनरली, सीधे सीधे x को मैं कॉमन ले लिया और हमारा बचा x प्लस 9। तो उसी तरीके से यहाँ एक्स स्क्वायर था प्लस 5x था, तो यहां से आप x को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। अब क्लियर है? यस सर। चलो अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब आपको दो टर्म्स दिख रहे होंगे, ठीक है। अब वो दो टर्म कौन सा है? सबसे पहले आप ये वाले टर्म को देखो, x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 7 इंटू एक्स प्लस 5, दोनों ही जगह x प्लस 5 आपको सेम दिख रहा है कि नहीं? यहां भी x प्लस 5 का टर्म आया, यहां भी x प्लस 5 का टर्म आया, है ना। दोनों ही जगह x प्लस 5 का टर्म आ रहा है, तो x प्लस 5 को आप कॉमन ले लोगे दोनों ही जगह से। x प्लस 5 को जैसे ही कॉमन लिया तो क्या बचा, यहां पर x प्लस 5 अगर कॉमन ले लिया तो बचा सिर्फ x, ठीक है। यहां से x प्लस 5 को कॉमन लिया तो बचा सिर्फ 7, है ना, तो लिख दिया x प्लस 7, और ये हमारा फैक्टराइज होके आंसर आ गया। इतना क्लियर है? ये फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज करने का क्या मतलब होता है, इनटू में ब्रेक कर देना है, समथिंग इनटू समथिंग, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7। इतना क्लियर है? ये बताइए, अगर ये समझ में आया तो दूसरे उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट भी रह गया है आपका तो दूसरे उदाहरण से क्लियर हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। अगर मैं लिख रहा हूं 6x स्क्वायर, ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3, ठीक है, इसको देखिए, ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपको बोला जा रहा है फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड कीजिए, ठीक है, आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6 है ना। इस 6 को इस 3 से आप गुना कीजिए, 6 गुना 3 कितना मिलेगा, जल्दी से बताओ। 6 गुना 3 करोगे तो कितना मिलेगा, 6 गुना 3 है 12, कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिए, 6 गुना 3 कितना मिलेगा, 18 मिलेगा, है ना। 6 गुना 3 18 मिलेगा, ठीक है, 6 गुना 3 18 मिलेगा। 18 को आप ऐसे तोड़िए उसके फैक्टर में, उसके गुणनखंड में, कि जोड़कर 11 आ जाए। अब जोड़कर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 3 के आगे पॉजिटिव लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है ना। तो जोड़कर 18 आ जाए, मुझे ये बताइए आप कैसे तोड़ोगे। सॉरी, जोड़कर 11 आ जाए, बी आ जाए, बीच वाला टर्म आ जाए, आप कैसे तोड़ोगे 18 को? अगर आप 6 इंटू 3 में ही तोड़ दोगे तो इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, इसको जोड़ने पर तो 9 मिल रहा है, ये काम नहीं चलेगा हमारा। आप 9 इंटू 2 में तोड़ दो 18 को, तोड़ सकते हैं ना, 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, और 9 और 2 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, ये बताइए। 9 और 2 को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 11 मिल जाएगा। यानी यहां से आपको समझ में आ गया कि 18 को इस बार 9 और 2 में तोड़ेंगे, यानी आप क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3। इतना क्लियर है? ये जो 11x है, बीच वाले टर्म को मैं 9x प्लस 2x लिख दिया, क्योंकि 11x को 9x प्लस 2x लिख सकते हैं, 9 और 2 को जोड़ोगे 11 आ जाएगा। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया तो बताइए, आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। चलिए अब बताओ, यहां पर पहले वाले दोनों टर्म को देखना है आपको, है ना। पहले वाले दोनों टर्म को देखिए, 6x स्क्वायर और 9x को, ठीक है। अब यहां पर मैं साइड में लिख रहा हूं, ठीक है, मैं पहले साइड में समझा दे रहा हूं फिर वहां पर लिखूंगा। ये देखो 6x स्क्वायर प्लस 9x, इन दोनों में क्या कॉमन है, x तो दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, यहां भी x है, यहां भी x है, तो x तो कॉमन दिख ही रहा है। 6 में और 9 में कुछ कॉमन है क्या, कुछ ऐसा चीज है जो 6 में भी है और 9 में भी है? 3 है, वेरी गुड, ठीक है, 3 भी है। तो आप 3x कॉमन लोगे, तो 3x को जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 6x स्क्वायर में से 6 में से 3 कॉमन लिया तो क्या बचा बताइए, 6 में से जब 3 कॉमन लिया तो 2 बचा, और x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x बचा, यानी 2x। अब 3x और 2x को गुना करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस था तो यहाँ मैं प्लस लिख दिया। अब 9x में से अगर 3x को आप कॉमन ले लिए तो x तो कॉमन आ गया, तो बचा 9 में से 3 कॉमन लिए तो आपको बचा यहाँ पर 3, तो 2x प्लस 3 बचा। ये समझ में आया? जो राइट साइड में मैं दाएं तरफ लिखा हूं, ये समझ में आया या नहीं आया, इतना बताओ।
6x स्क्वायर प्लस 9x में से 3x कॉमन लिया तो बचा 2x प्लस 3। ठीक है, इसमें डाउट है? ठीक, देखिए आपको मैं एक बार ब्रेक करके दिखा रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहां पर देखिए, इसको मैं ब्रेक करके दिखा रहा हूं। आप 6x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो नहीं? 3x इंटू 2x लिख सकते हैं ना, प्लस 9x को लिख सकते हो कि नहीं? 3x इंटू 3। ये बताइए, ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं? हाँ या ना, इतना बताइए। 6x स्क्वायर को मैं लिख दिया 3x इंटू 2x और 9x को लिख दिया 3x इंटू 3। अब यहां भी हमें 3x दिख रहा है, यहां भी हमें 3x दिख रहा है, दोनों ही जगह 3x दिख रहा है। तो दोनों ही जगह से मैं 3x को कॉमन लिया तो बचा हमारे पास 2x प्लस 3। लेकिन आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि इस वाले स्टेप के बाद सीधे आपको ये लिखना है ना, बीच वाला स्टेप नहीं लिखना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, माइक बंद रखना है, अस्सू के नाम से जो भी बच्चे हो। ठीक है, नवीन आप अभी समझने की कोशिश कीजिए, एक्सरसाइज हम लोग बाद में देख लेंगे कौन सा एक्सरसाइज है। ठीक है, अभी ट्राई कीजिए समझने की, जो पढ़ाई जा रही है। सर ओके। ठीक है, तो 3x को कॉमन लिया तो बचा हमारे पास 2x प्लस 3। इतना क्लियर है ये चीज? तो वही चीज यहां पर भी लिखा है, तो मैं फिर से यही वाला चीज यहां पर उतार दे रहा हूं। ठीक है, एग्जाम में आपको सीधे देखना है कि 6x स्क्वायर प्लस 9x है, यहां से मैं अगर 3x को कॉमन ले लिया तो पहले टर्म में मुझे बचेगा 2x और यहां बचेगा हमारे पास 3। ठीक है, अब दूसरे टर्म को देखिए, इसमें कुछ कॉमन है क्या? 2x प्लस 3 में 2x प्लस 3 में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ना ही 2 कॉमन है, ना ही 3 कॉमन है, ना ही x कॉमन है ना? x भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप ऐसे लिखते हो, इस प्लस के जगह पर तो मैं प्लस लिख दे रहा हूं, एक बार एक लिख दिया करो, है ना? एक किसी भी चीज में आप गुना कर सकते हो, एक गुना कर सकते हो, और 2x प्लस 3 को मैं उतार दिया क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था। ठीक है, अब ये बताओ कि ये पहला टर्म हुआ हमारे पास इतना बड़ा सा, और ये दूसरा टर्म हुआ इतना बड़ा सा, इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ चीजें हैं जो सेम है? 2x प्लस 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है ना? 2x प्लस 3 दोनों जगह दिख रही होगी। तो 2x प्लस 3 को मैं कॉमन अगर ले लिया तो यहां पर अगर 2x प्लस 3 को आपने कॉमन ले लिया, अगर मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, ये मैं पूरा ही मिटा दिया, तो आप अगर 2x प्लस 3 को कॉमन ले लिए तो क्या बचा बताइए? अगर ये 2x प्लस 3 को आप कॉमन ले लिए तो 3x बचा, सिर्फ 3x बचा, तो यहाँ पर 3x लिख दोगे, फिर प्लस लिख दिया क्योंकि यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर मैं प्लस लिख दिया। फिर ये 2x प्लस 3 यहां से भी आपने कॉमन ले लिया तो बचा आपके पास 1, तो यहाँ पर 1 लिख दोगे, तो यहां से फैक्टराइज होकर क्या बचा? 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1। इतना क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़ेंगे। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप फैक्टराइज कर लोगे, गुणनखंड कर लोगे या नहीं, ये बताइए। ठीक, चलिए, ये तो हमारा सेकंड चैप्टर बहुपद का एक कॉन्सेप्ट रह गया था, वही हम लोगों ने कंप्लीट किया फैक्टराइजेशन का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चौथा चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा दे रहा हूं कि क्या क्या कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिया था और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यह सिखाया गया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में तीन वर्डों से मिलकर बना है। एक तो समीकरण होना चाहिए, समीकरण का मतलब एक LHS होना चाहिए, एक RHS होना चाहिए, बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। मतलब अगर आप लिख रहे हो x प्लस वाई बराबर 9, तो आपके हाथ के बाएं तरफ x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो इसे हम LHS कहेंगे, और 9 को आप RHS कहोगे, है ना? तो ये वाला LHS है, ये RHS है। ठीक है, चलिए उसके बाद रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब जो भी समीकरण है आपका, जो भी इक्वेशन है, उसका घात कितना होना चाहिए? घात 1 होना चाहिए। और वेरिएबल कितने होने चाहिए? चर 2 होने चाहिए। ठीक है, मतलब x और y हो सकता है, जरूरी नहीं कि x और y ही हो, y और z हो सकता है, x और z हो सकता है, मतलब कोई भी 2 वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, तो हमने नाम को सीखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो पहले नाम को समझ लिया था। दूसरा ये बताया गया था किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को, एक जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0।
तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में किसी भी लीनियर इक्वेशन को आप लिख सकते हो, है ना। अब यहां पर से हम लोग सीखा था a का मान कैसे देखते हैं, b का मान कैसे देखते हैं, c का मान कैसे देखते हैं, तो ये ध्यान देना था, ठीक है, ये सीख लिया था। उसके बाद आपने ये चीज सीखा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर आपके पास लिखा हुआ है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के बारे में, सी के फॉर्म में, जैसे कि अगर मैं लिख दूं 2x माइनस 3y बराबर 8, तो इसका कितना हल होगा। तो आपको यही बताया गया था कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। चौथा चीज, अगर हल की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, तो हल होता क्या है, एक ऐसा मान, x का वह मान और y का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। संतुष्ट कर दे मतलब अगर कोई भी समीकरण अगर मेरे पास अगर दिया हुआ है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं कह दूं, सिंपल सा ले रहा हूं, x प्लस वाई बराबर 9, यानी x का मान अगर आप 6 रख दो, y का मान आप 3 रख दो, तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, 6 और 3 को जोड़ के 9 मिलेगा। तो कहेंगे 6 और 3 क्या है, एक हल है, ठीक है। अगर मैं x का मान 9 रख दूं, y का मान 0 रख दूं, तो यह भी एक हल हो जाएगा। दूसरा हल ये हो जाएगा, x का मान 9, y का मान 0। अगर आप x का मान 5 रख दोगे तो y का मान 4 आ जाएगा, है ना। तो 5 4 भी एक हल हुआ। तो वो x और y के सभी मान जो इसको संतुष्ट कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो इसका हल होगा। तो इतना चीज लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था। इतना क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर है कि इतनी चीज हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे हम लोगों ने, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। आज के हाँ काफी सारे हल होंगे, है ना। आपको पता है कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होंगे। मान लो x का मान आप -1 ले लो, तो y का मान कुछ 10 आ जाएगा, है ना। तो 10 - 1 फिर से 9 हो जाएगा, कुछ भी आप ले सकते हो। चलिए अब देखिए, आज हमें कुछ नया क्या सीखना है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर आपके पास लिखा हुआ है, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन अगर लिखा हुआ है, उदाहरण के तौर पर मैं लिख रहा हूं 3x माइनस 4y बराबर 12, या 3x माइनस 4y माइनस 12 बराबर 0, ऐसे ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसी फॉर्म में लिख दे रहा हूं, -12 बराबर 0। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा, अपने कॉपी में सभी लोग नोट कर लीजिए स्टार मार के। कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण, है ना, कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब अगर सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, है ना। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, एक इक्वेशन लिख के दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा इसका ग्राफ पेपर पर, है ना, ग्राफ पेपर पर इसको बना के दिखाइए, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पर बनाने के लिए हम लोग सीखते हैं कि कोई भी इक्वेशन अगर दे दिया जाएगा तो आप उसको कैसे ड्रॉ करते हो। तो ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने के लिए कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना, कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, इस तरीके का आप सभी लोग ग्राफ पेपर आप सभी ने देखा होगा, है ना, आप सभी ने ग्राफ पेपर देखा होगा। तो इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, जो क्षैतिज रेखा है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको आप एक्स एक्सिस कहते हो, एक्स एक्स डैश करते हैं, ठीक है। जो खड़ी रेखा है, मतलब जो वर्टिकल लाइन है, उसको आप लोग वाई एक्सिस कहते हो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर भी इंटरसेक्ट करता है, इसे आप ओरिजिन कहते हो, है ना। ये ग्राफ पेपर है आपके पास, तो सबसे पहले तो ये ड्रॉ करो, ठीक है। हाँ, भुज कोटि वो सारी चीज होती है, वो निर्देशांक ज्यामिति में आती है। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग सीखने वाले, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने समझा। इस पे अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करना है, अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट यहां से बना दूं, ठीक है, तो ये मुझे बताओ बिंदु ए से कितने लाइन खींचे जा सकते हैं। सिर्फ एक लाइन खींचा जा सकता है, दो लाइन खींचा जा सकता है, तीन लाइन खींचा जा सकता है, या अनगिनत लाइन खींचे जा सकते हैं, ये बताइए। बिंदु ए की बात कर रहा हूं, एक पॉइंट अगर दिया जाएगा तो आप कितना लाइन वहां से खींच सकते हो, एक दो तीन या अनगिनत। तो आप बोलोगे सर अनगिनत लाइन खींच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो बिंदु ए से एक लाइन मैंने ये खींच दिया, दूसरा लाइन मैंने ये खींच दिया, तीसरा लाइन आप ये खींच दिए, है ना, तीसरा लाइन आप ऐसे खींच दिए, चौथा लाइन
आपने ऐसे खींचा, है ना, पांचवा लाइन आपने ऐसे खींचा, है ना, तो अनगिनत लाइन खींचा जा सकता है अगर सिर्फ एक बिंदु दिया जाए। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि सिर्फ एक अगर बिंदु दिया जाए, ठीक है, तो एक बिंदु से, हाँ डायग्राम बनाना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए सिखाई जा रही है। तो अगर कोई एक बिंदु सिर्फ दिया जाए, बिंदु पी, तो यहां से सिर्फ और सिर्फ आप अनगिनत लाइन खींच सकते हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। लेकिन अगर मैं कोई दो बिंदु बना दूं, ठीक है, अगर मैं कोई दो बिंदु बना दूं, बिंदु P और बिंदु Q, तो इस दोनों पॉइंट से पास होने वाला सिर्फ एक लाइन आप खींच सकते हो। कितना लाइन खींच सकते हो? इन दोनों बिंदु से होकर जाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक लाइन आप खींच सकते हो। ठीक है, सिर्फ एक लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक लाइन बनाने के लिए कम से कम आपको कितना पॉइंट चाहिए? कोई एक लाइन बनाने के लिए, कोई एक रेखा बनाने के लिए कम से कम आपको कितने बिंदु चाहिए? दो बिंदु चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। दो बिंदु मिल जाएगा, उन दोनों बिंदु को आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो दो बिंदु मिल जाएगा तो आप स्ट्रेट लाइन बना लोगे। सिर्फ एक बिंदु मिलेगा तो पता नहीं चलेगा कि मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, कैसे बनाऊं, है ना। तो एक बिंदु से हमें नहीं पता चलता, दो बिंदु की जरूरत होती है। ठीक है, इतना समझ में आया कि कोई भी एक सरल रेखा बनाने के लिए दो बिंदु चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने, इसको मैं ही समझा दे रहा हूं पहले। ठीक है, उसके बाद इससे मिलता जुलता क्वेश्चन दूसरा करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास में। तो क्वेश्चन है आज का आपके पास ये वाला। ठीक है, तो ये आपके पास आता है ये क्वेश्चन कि 9x+7y बराबर 63 का आलेख खींचिए, मतलब ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है, 4 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 9x+7y = 63 का ग्राफ खींचिए या आलेख बनाइए, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले इक्वेशन आपने लिखा 6y = 63। ठीक है, मुझे ये बताइए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है? यस या नो, ये बताइए, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं? हाँ या ना? तो आप बोल रहे हो दो चर है, रैखिक है, समीकरण भी है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले आप एक ग्राफ पेपर ले लोगे। ग्राफ पेपर पर आप क्या ड्रॉ करोगे? एक एक्स एक्सिस बनाओगे, है ना, एक एक्स एक्सिस बनाओगे। सबसे पहले आप एक वाई एक्सिस बनाओगे। ठीक है, आपने एक एक एक्सिस बनाया, एक वाई एक्सिस बनाया। तरीका आपको सीखना है, ग्राफ पेपर आप सभी ने देखा होगा, है ना, एक्स वाई वाई डैश। अब देखिए, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसे ओ लिख देते हैं, और ये ओरिजिन होता है, 0 0 होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ नंबर आप ड्रॉ कर देते हो, है ना, ये स्केल्स करते हैं इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ इस तरीके का हम लोगों ने बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7, कुछ पॉइंट से इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर देना होता है ग्राफ पेपर पर। चलिए, इस ओरिजिन को मैं यहां पे मिटा दे रहा हूं। चलिए, अब इक्वेशन क्या लिखा हुआ था? तो इक्वेशन हमारे पास है 9x+7y = 63। ये 7y था, 6y नहीं है, 7y। तो 9x+7y = 63। तो इक्वेशन में लिख ले रहा हूं 9x+7y = 63। अब देखिए, आपको ये पता है कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। चलिए, अच्छा स्क्रीन को देखिए, अभी चैट में कुछ नहीं लिखना है, चैट को मैं बंद कर दूंगा अभी। ठीक है, अभी स्क्रीन को आपको देखना है, सारी चीज समझनी। तो 9x+7y = 63 जो इक्वेशन है,
इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसका लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट कहने का मतलब होता है इसका 2 सॉल्यूशन, 2 हल चाहिए। 2 हल का मतलब, आप मान लो अगर एक हल की बात करूं तो एक्स का मान सबसे पहले आप 0 रख दो। एक्स का मान जब आप 0 रखोगे तो वाई का मान यहां से निकाल लो। एक्स का मान 0 रखने का मतलब क्या होगा, यहां पर एक्स का मान आप 0 पुट करोगे इक्वेशन में। एक्स का मान 0 पुट करोगे तो वाई का मान कितना आएगा, 9 इंटू 0 प्लस 7 वाई बराबर 63। यहां से आपको मिलेगा 9 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये मिलेगा 7 वाई बराबर 63। यहां से वाई का मान 63/7 यानी 9 के बराबर आया। ये क्लियर है। जब x का मान 0 किया तो y का मान 9 आया। ठीक है, इसका मतलब 0 9, एक पॉइंट हमें मिला 0 9। ठीक है, आप इस तरीके से चार्ट जरूर बनाओगे अपने एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का टेबल जरूर बनाइएगा। ठीक है, इस टेबल का मतलब क्या होता है ये भी मैं समझा दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर आप लिखोगे x, यहां पर आप लिखोगे y। मतलब आपको यह पता चला कि जब आपने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया, 9 आया। ठीक है, x का मान 0 रखा तो y का मान 9 आया। ठीक, उसके बाद आप क्या करो, y का मान 0 रख दो। y का मान 0 रख दिया तो y का मान 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 9x प्लस 7 इंटू 0 बराबर 63। अब 7 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, यानी 9x का मान 63 के बराबर आया, यानी x का मान 7 के बराबर आएगा। इतना क्लियर है। तो जब आपने y का मान 0 रखा तो x का मान आपका 7 आया। अब ये चार्ट का मतलब समझ में आया कि चार्ट क्या बता रहा है, कि जब आपने x का मान 0 रखा y का मान 9 आया, जब आपने y का मान 0 रखा तो x का मान 7 आया। इतना क्लियर है, आया ना, ये बताइए, ये बातें क्लियर है। ठीक है, तो यहां से ये समझ में आ रहा है ना आपको, हल के लिखने का एक तरीका आपको बताया गया था कि 0.09 एक हल होगा इस समीकरण का। ठीक है, 2 हल मिला आपको, एक तो 0 9, ठीक है, दूसरा 7 0। ये 2 हल हुआ आपके पास, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, 2 हल हुआ। 0 9 कहने का मतलब x0 y 9, 7 0 कहने का मतलब x7 y 0। ठीक है, ये कहां से देख के लिखा, या तो ये सॉल्यूशन को देख के आप लिख लो, है ना, या फिर इस चार्ट को देख के लिख लो, लेकिन ये चार्ट बनाना जरूर, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको बनाना ही है। ठीक है, चलिए अब इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, अब देखिए आप लाइन कैसे ड्रॉ कीजिएगा, इस चीज को मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से 2 पॉइंट आपको मिले थे। एक पॉइंट आपको मिला था 0 9, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मिला था आपको 7 0। ठीक है, अब पॉइंट 0 9 कहां पर होगा, पॉइंट 0 9 में आपको दिख रहा है x0 है, y का मान 9 है। मतलब अगर x0 है, y 9 है, तो y पे होगा, y एक्सिस पे स्थित होगा। ये x0 है मतलब y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, तो y एक्सिस पे 9 जाना है आपको, 9 इकाई ऊपर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मैं ज्यादा बना दे रहा हूं 10, तो मतलब ये वाला पॉइंट है, मैं जिसे लाल कलर का बना रहा हूं। तो ये वाले पॉइंट को आप क्या कहोगे, 0 9। ये समझ में आ रहा है, 0 9 पॉइंट को प्लॉट करना है ना। पॉइंट प्लॉट करने के लिए आपने सीखा भी होगा निर्देशांक ज्यामिति में। पॉइंट 0 9 प्लॉट कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या प्लॉट करोगे, 7 0। तो 7 0 कहां पर होगा, ये बताइए, एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे होगा। 0.70 एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे होगा, एक्स में 7 है, वाई में 0 है, तो आप बोलोगे सर ये तो एक्स एक्सिस पे होगा क्योंकि वाई 0 है। तो यहां से आप देखोगे, फिर से नंबरिंग करके लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ पॉइंट्स ज्यादा लिख दिया जाता है, हमेशा कुछ पॉइंट्स ज्यादा लिख दिया करो। ठीक है, अब हमें पॉइंट दिख रहा है 7 0, है ना, तो ये पॉइंट 7 0 यहां पर होगा, 7 0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को बस आपको मिला देना है। आपको पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए था हमें, और ये दोनों पॉइंट जैसे ही मिला आप इन दोनों को मिला दोगे। अब देखो इतना मिला के आपको छोड़ना नहीं है, ऐसे नहीं करोगे, क्योंकि ये लाइन है, लाइन आपको पता है कि अनंत तक जाती है, तो आपको इस तरीके से बढ़ाना है। ठीक है, तो आपको दोनों ही दिशाओं में इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करके दिखाना होगा, और उसके बाद दोनों ही तरफ तीर का निशान ही बनाना होगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी लाइन को, किसी भी रेखा को अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, तो स्ट्रेट लाइन को दोनों ही तरफ तीर का निशान बना के दिखाते हैं।
ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है, 9x + 7y = 63 का ग्राफ है। ये समझ में आया कि कैसे हम लोगों ने किया? ये समझ में आया? ठीक है, चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता दे रहा हूं। कभी भी ग्राफ पेपर पे आप जब भी आपको बनाना हो तो एक ये चार्ट जरूर बनाइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये चार्ट जरूर बनाइएगा अपने एग्जाम में। दूसरा चीज, जब लाइन आप बना दोगे तो दोनों ही तरफ से उसको बढ़ाना है, दोनों ही तरफ तीर का निशान लगाना है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, कभी भी ग्राफ पेपर पर आप पेन का यूज नहीं करोगे, हमेशा पेंसिल का यूज करोगे। ठीक है, तो जितनी भी चीजें होंगी, एक्स एक्सिस बनाना, वाई एक्सिस बनाना, लाइन बनाना, जो भी चीज आप ग्राफ पेपर पे लिख रहे हो, ग्राफ पेपर पर कभी भी कुछ भी चीज पेंसिल से ही लिखना है, पेन से कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, चलिए, अगर किसी का डाउट रह भी गया है, ठीक है, किसी का भी अगर कोई डाउट रह गया है तो एक दूसरा उदाहरण लेते हैं और इससे सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास एक इक्वेशन लिखा हुआ है 4x - 5y = 20, ठीक है, 4x - 5y = 20, इसका ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है, इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है, अब अगर इसको ग्राफ पेपर बनाना क्या करोगे, देखो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। एक वाई एक्सिस बना लिया, एक एक्स एक्सिस बना लिया। ठीक है, एक वाई एक्सिस बना लिया, एक एक्स एक्सिस बना लिया। ग्राफ पेपर पर आप बना लोगे, ऐसे लिखोगे x x डैश, यहां पर लिखोगे ऊपर y, यहां y डैश। अब देखो, ओरिजिन पॉइंट जो मूल बिंदु है, इसके दाएं तरफ जो x होता है ये पॉजिटिव होता है। 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपको नंबरिंग कर देना है। कुछ नंबरिंग कर दो, 5 6 7 ऐसे करके। इस तरफ नेगेटिव आपको करना है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, y जो ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स वाई एक्सिस होता है, तो इसको आप लिख दोगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6। और इधर नेगेटिव होगा, -1 -2 -3, यहाँ पर -4 है ना, यहाँ पर -5, यहाँ पर -6। इतना क्लियर है? चलिए, जहां पर भी डाउट होगा लिख दीजिएगा। ठीक है, जहां पर भी डाउट होगा लिख दीजिएगा। इतनी क्लियर है सभी को? चलिए, अब क्या करते हैं, एक बार इसमें x का मान 0 रख के पुट करो। ठीक है, इसमें मैं x का मान 0 रख रहा हूं। अगर आप x का मान 0 रख दोगे तो मुझे बताइए y का मान क्या आएगा। तो आप बोलोगे 4 × 0 - 5y = 20, यानी ये तो 0 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर -5y = 20, यानी y का मान 20/-5 आया, यानी -4 के बराबर आएगा। तो y का मान -4 आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, 4 नहीं आएगा, -4 आएगा। अब जैसे ही ये मिला तो आप एक टेबल बनाओगे, है ना। एक टेबल कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है जरूर आपको। ठीक है, ये टेबल को छोड़ना नहीं है, जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो यहां से आप कह रहे हो कि अगर x का मान, यहां पर मैं x लिख दे रहा हूं, यहां y लिख दे रहा हूं। आपने x का मान 0 रखा, y का मान कितना आया, -4 आया। ठीक है, y का मान -4 आया। अब मुझे ये बताओ, अगर आप y को 0 रख दोगे, y को 0 रखने पे क्या मिलेगा। तो आप बोलोगे सर 4x - 5 × 0 = 20, यहां से आपको मिल जाएगा 4x = 20, यानी x का मान 20/4, यानी 5 के बराबर आ जाएगा। तो x का मान 5 आया, मतलब जब 0 आपने रखा तो x का मान 5 आया। इतना क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है, हाँ या ना, ये बताइए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए, अब मैं ये सारी चीजों को मिटा दूं। ठीक है, इन सारी चीजों को मिटा रहा हूं, बस आपको अब टेबल देखना है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो अभी। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसमें काफी सारी चीजों को मिटा दूंगा। ठीक है, सभी की स्क्रीनशॉट ले लेना है इसकी। 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, 5 4 3 2 1। चलिए, अब मैं ये सारी चीजों को मिटा रहा हूँ, बस टेबल आपको देखना है। ठीक है, अभी नीचे जो टेबल बनाया गया है, इस टेबल को देख के आपको ये पता चल रहा है, इसका एक सॉल्यूशन 0 - 4 है, दूसरा सॉल्यूशन 5 0 है। मतलब 2 पॉइंट आपको मिल गया, 0 - 4 और 5 0। तो आप प्लॉट करो इस पॉइंट को। 0 - 4 कहाँ होगा, x में 0, y में -4, तो यानी y में -4, x में 0, यहां पर होगा y के नेगेटिव साइड में, है ना, ये वाला पॉइंट जो मैं लाल कलर का बना रहा हूं। ठीक है, ये दिख रहा है सभी को, ये पॉइंट दिखा।
ठीक है, ये पॉइंट सभी को दिखा, 0-4, तो ये वाला जो पॉइंट है 0-4 है। ठीक है, उसके बाद आप पॉइंट खोजो 5-0। 5-0 कहां पर होगा? तो x में 5 y में 0, है ना, x में 5 y में 0, तो x में 5 y में 0 कहां पर मिलेगा? यहां पर मिलेगा x एक्सिस पे, तो ये आपको मिलेगा 5-0। दूसरा पॉइंट मिल गया 5-0। अब दो पॉइंट जैसे ही मिल गया आप इन दोनों को मिला दो, दो पॉइंट मिल गया, इन दोनों को आप इस तरीके से मिला दोगे। ठीक है, तो ये जो लाइन आया हमारे पास, ठीक है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। और कभी भी सीधे हाथ से आपको नहीं मिलाना है। ठीक है, आप हमेशा स्केल का यूज करोगे, स्केल का ही यूज करोगे। ठीक है, चलिए अब दोनों तरफ इस तरीके से लाइन बना दो, एरो बना दो, और ये जो आया हमारे पास 4x - 5y = 20 का ग्राफ आया। ये क्लियर है? ये बताइए, इतनी बातें क्लियर है ना? तो अब अगर आपके पास कोई इक्वेशन लिख के दिया जाएगा तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। चलिए ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी ग्राफ से, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के पहले कुछ कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं, यही हमारा सॉल्यूशन था। ठीक है, अब इसी सॉल्यूशन से, ठीक है, ये पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था जो 9x + 7y + 63 था। अब यहां देखिए, अगले क्वेश्चन पे जाने के पहले कुछ कंसेप्ट है जो आपको समझना है। कोई भी 7-0, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? इस लाइन पर स्थित है। ठीक है, हाँ या ना ये बताते चलिए। पॉइंट 7-0 इस वाले जो लाल कलर की लाइन है इस पे स्थित है। ठीक है, 7-0 इस समीकरण का हल भी है, हाँ या ना? 7-0 इस समीकरण का हल है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि पॉइंट 7-0 अगर इस समीकरण का हल है तो इसके ग्राफ पेपर पर स्थित होगा। ठीक है, अगर पॉइंट 09 इसका हल है तो इसके ग्राफ पेपर पर स्थित होगा, इसके ग्राफ पे स्थित होगा, मतलब उस लाइन पर स्थित होगा। ठीक है, मतलब कहने का यही मतलब हुआ कि अगर मैं यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दूं, ठीक है, चीजों को समझिएगा। अगर मैं कह रहा हूं x + y = 20, ठीक है, x + y = 20, इसका जो ग्राफ होगा कुछ अगर इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, मैं रफली ऐसे ही बना दे रहा हूं। ठीक है, x + y = 20 कुछ इस तरीके से अगर जा रहा है, x + y = 20, मुझे ये बताओ 15-5 ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? मतलब x का मान 15 और y का मान 5 रख देंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मतलब इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है, 15 + 5 20 हो जाएगा। यहां से दो चीज समझना है, अपने दिमाग में दो चीज बैठाइए कि अगर एक्स वाई का मान ये रखने पे ये संतुष्ट कर रहा है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है, पहला चीज ये बोलोगे कि 15-5 इस समीकरण का हल है। पहला चीज क्या बोलोगे? इसका हल है। और अगर ये हल है तो ये पॉइंट इस लाइन पर स्थित होगा, कुछ यहां पर होगा 15-5। ऐसा नहीं हो सकता कि 15-5 इस लाइन के बाहर है ना? तो 15-5 क्या होगा? उस लाइन पर स्थित होगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो भी पॉइंट समीकरण का हल होता है ना, जो भी पॉइंट समीकरण का हल होता है वो उसी लाइन पर स्थित होता है। ये क्लियर है? तो दो चीजें हैं, दो तरीके से बोला जा सकता है। ये बोला जा सकता है कि बिंदु 2-3 दिए गए समीकरण का हल है, या बिंदु 2-3 दिए गए समीकरण के आलेख पर स्थित है ना? अच्छा, अभी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है कविता, जब मैं बोलूंगा तब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जब बोला जाएगा तब ले लेना। ठीक है, अभी कोई जरूरत नहीं है इसकी स्क्रीनशॉट लेने की। ठीक है, तो दो तरीके से आपको बोला जा सकता है। या तो बोला जाएगा बिंदु 2-3, मान लो मैं कुछ भी लिख दे रहा हूं, ax + by + c = 0, बिंदु 2-3 ax + by + c का हल है, या बिंदु 2-3 ax + by + c के आलेख पर स्थित है। दोनों ही का मतलब सेम हुआ। ठीक है, दोनों ही का सेम मतलब होता है
कि बिंदु 2 3 क्या है, इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स और वाई का मान डाल दोगे तो एलएचएस और एचएस के बराबर आएगा। ठीक है, तो देखो इस पे क्वेश्चन में समझाऊंगा तभी सारी चीज समझ में आएगी। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, बिंदु 3 4, अच्छा बिंदु 2 3 कहीं से आया नहीं था, मैं उदाहरण ले रहा था कि बिंदु 2 3 अगर ले ले, अगर बोला जाए क्वेश्चन में कि बिंदु 2 3 जो है इस समीकरण का हल है, तो बिंदु 2 3 जो होगा उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, मैं रैंडम कोई नंबर लिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि बिंदु 3 4 इस समीकरण के आलेख पर स्थित है। इसको पढ़ के आपने क्या समझा? अगर आपको बोला जा रहा है बिंदु 3 4 इस समीकरण के आलेख पर स्थित है, मतलब हम बोल सकते हैं कि नहीं, बिंदु 3 4 जो होगा, इसको आप ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझ लेना है कि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 का एक हल है, अगर उस पे स्थित है तो। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि बिंदु 3 4 इस समीकरण का एक हल होगा अगर उसके आलेख पर स्थित है तो, है ना। मतलब अगर आलेख हमने कुछ इस तरीके से उसका ग्राफ खींचा और बिंदु 3 4 इसी पर स्थित है, मतलब इसका सॉल्यूशन होगा वो, है ना, मतलब उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब हल है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। अब क्या करोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बिंदु 3 4 मतलब बिंदु 3 4 देने का मतलब ये हुआ कि x का मान 3 है, y का मान 4 है, ये मान इस इक्वेशन में आपको पुट कर देना है, यहां से a का मान आ जाएगा। तो जो भी समीकरण आपको दिया गया है 3y बराबर ax प्लस 7, यहां पर आप क्या करोगे, y का मान 4 पुट कर दो, y का मान 4 पुट किया, a के जगह पर a रखा, x के जगह पर आपने 3 पुट कर दिया, है ना, प्लस 7 किया, यहां से आपको क्या मिलेगा, 12 बराबर 3a प्लस 7, है ना, यहां से आपको मिलेगा 12 माइनस 7 बराबर 3a, यानी 5 बराबर 3a, यानी 3a बराबर 5, यानी आपको मिल जाएगा a बराबर 5/3। इतना क्लियर है कि a का मान 5/3 आया, ये समझ में आया, क्लियर है। एक क्वेश्चन इससे मिलता जुलता मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, चलिए। तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ट्राई कीजिएगा इसको। अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि बिंदु 1 माइनस 2 कोई समीकरण या कोई भी इक्वेशन 3x माइनस के वाई बराबर 5 का हल है ना, या इसके आलेख पर स्थित है, दोनों ही बातें सेम हो जी, आलेख पर स्थित है ना, सारी चीजें मैंने लिख रहा हूं स्थित है, तो मुझे के का मान बताइए, के का मान बताइए। अगर मैं बोल रहा हूं बिंदु 1 माइनस 2 इस समीकरण का हल है या इसके आलेख पर स्थित है, दोनों ही सेम चीज होती है, तो इसका हल बताइए, के का मान बताइए। आप क्या करोगे, ट्राई कीजिए, 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। के का मान कोई बता सकता है क्या, कितना आ रहा है के का मान? अगर 1 माइनस 2 सोल्यूशन दिया गया है तो आप सिंपली ये करोगे कि आप बोल दो सर x का मान 1 है, y का मान -2 है, और x का मान 1, y का मान -2 कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ये सेटिस्फाई करेगा। तो एक आंसर आ रहा है 2, ठीक है, एक आंसर आ रहा है 5, ठीक है, 2 और 5 दो तरीके के आंसर आ रहे हैं, देखते हैं कौन सा सही है। चलिए, अब x का मान मैं 1 पुट कर रहा हूं, ठीक है, 3 इंटू 1 माइनस के, y का मान कितना पुट करोगे, -2 पुट करोगे, यहां से आ जाएगा हमारे पास 5, ये कितना आ गया, ये आया हमारे पास 3, ये कितना आ जाएगा +2k। इतना क्लियर है, ये +2k आएगा, इतना क्लियर है, बराबर 5, ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। यहां से 2k का मान कितना आएगा, 2k का मान आएगा 5 माइनस 3, यानी 2k का मान कितना आया, 2 के बराबर, यानी k का मान कितना आया, 2/2, यानी 1 के बराबर, तो k का मान 1 आया। तो किसी का आंसर सही नहीं था,
सभी के आंसर गलत थे। आंसर के का मान 1 होगा। ठीक है, सभी के आंसर गलत थे, इसलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इस बार कोशिश कीजिएगा सही करने की। ठीक है, इस बार खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। बताइए, सभी के आंसर गलत थे, इसलिए मैं फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लो अगर आपके पास एक पॉइंट दिया गया है -2 4, ये बोला जा रहा है इस समीकरण ax -4y बराबर 12 का हल है या इसके आलेख पर स्थित है ना, दोनों ही सेम चीज है। तो a का मान बताइए, a का मान बताइए। आप x का मान -2 पुट करो, y का मान 4 पुट करो और सोल्व करके देखिए क्या आ रहा है a का मान। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि -2 4 ax -4y प्लस बराबर 12 का एक हल है, तो आपको सीधे x और y का मान पुट कर देना है। दिया गया है कि वो हल है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। चलिए बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर। a का मान बताइए क्या आ रहा है। अगर x का मान -2 y का मान 4, अच्छा -2 4 लिखने का मतलब ये होता है कि पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, कभी उसको उल्टा मत कीजिएगा। x -2 लेना है, y का मान -4 लेना है, सॉरी 4 लेना है। तो आंसर आ रहा है 2/3। तो एक आंसर आ रहा है 2/3, एक आंसर आ रहा है 2। ठीक है, पहला आंसर ये हुआ, दूसरा आंसर ये हुआ 2/3। 3 लोगों का आंसर आ चुका है। सभी लोग ट्राई कीजिए, सभी लोग बताइए। 2/4। ठीक है, एक आंसर आ रहा है 2/4। चलिए अब ट्राई करते हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें x का मान -2 y का मान 4 पुट करोगे, तो a की जगह पर a लिख दिया, x की जगह पर आप -2 लिखोगे। ठीक है, -4 इंटू वाई का मान 4 रखोगे। ठीक है, बराबर 12 आया। ठीक है, यहां से आपको क्या मिलेगा, -2a माइनस ये बराबर हो जाएगा, इसको आप लिख दो -16 के, है ना, -16 बराबर 12। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा, -2a बराबर 12 और 16 को जोड़ोगे तो 6 2 8 मिला। अच्छा इसको जोड़ क्यों रहे, तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ। 12 इधर 16 के जोड़ जुट जाएगा, है ना, तो यहां से आपको मिल रहा है -2a बराबर 12 और 16 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। इतना क्लियर है। ठीक है, तो यहां से a का मान कितना मिल रहा है, a का मान मिल रहा है 28/-2 यानी -14 के बराबर। अच्छा 2/3 कैसे आ रहा है, इतना क्लियर है, कैलकुलेशन चेक कीजिए आप लोग। सर मैंने प्लस कर दिए थे सारे को, और जो माइनस था माइनस माइनस प्लस कर दिए थे। अब समझ में आया ना कि क्या गलतियां की आपने। यस सर। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे चीज देखना है आपको कि माइनस कहाँ दिया गया। अच्छा ये भी देखना है कि अगर मैं 5-3 लिखूं इसका मतलब क्या होता है ये बताइए तो। 5-3 अगर लिखो तो क्या आएगा, -2। नहीं 5-3 -2 कैसे आएगा, 5 पॉजिटिव है ना, बड़ा वाला पॉजिटिव है तो 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। लेकिन अगर आपके पास लिखा है 5-3 और 3 को माइनस ब्रैकेट में लिखा गया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, 5-3 को ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मान कोई बता सकता है क्या। तो ये -15 है, वेरी गुड, है ना। तो इसका मतलब होता है 5 × -3, तो ये ब्रैकेट्स के भी इंपॉर्टेंट समझिए, है ना। तो ब्रैकेट कहां पर क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर a और -2 जो लिखा हुआ है ना ये वाला, तो ये दोनों गुना में है, इसलिए इसको मैं -2a लिखा हूं। ठीक है, तो वो दोनों गुना में है। ये सारी चीज समझ में आनी चाहिए आपको। इतना क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है तो बताइए आगे बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन और तो इसी पे आधारित, इस बार ट्राई करना सही करने की। ठीक है, तो एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। और इस बार मैं उम्मीद करता हूं सभी के आंसर सही आने चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि बिंदु 1
-3, ठीक है। ये समीकरण 3x + 4y = 10 का हल है, ठीक है। सॉरी, 3x + 4y नहीं लिखूंगा, यहां पर मुझे लिखना चाहिए 3x + ky, है ना, ky = 10 का हल है। तो ये मुझे बताइए k का मान क्या होगा। चलिए इसको ट्राई कीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। 1 - 3, चलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अभी ट्राई मत कीजिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। 10 के जगह पर मैं लिख रहा हूं 12, ठीक है। इसको ट्राई कीजिएगा, 3x + ky = 12। तो y का मान, k का मान बताइए, आपसे k का मान पूछा जा रहा है, ट्राई कीजिए। तो एक आंसर आ रहा है 5, सभी लोग अपना अपना सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। तो एक आंसर आ रहा है 5, तो एक आंसर आ रहा है 4, एक आंसर आ रहा है 9। काफी अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं, मतलब अभी भी सभी को समझ में नहीं आया है क्या। एक आंसर 6 भी आ रहा है, इसका मतलब कुछ को तो गलत ही होगा, है ना। तो सभी के सेम आंसर आने चाहिए, ट्राई कीजिए। तो एक आंसर आ रहा है -3, तो एक आंसर आया है -3, ठीक है। ठीक है, काफी लोगों के आंसर -3 आ गए, ठीक है। 3 लोगों के आंसर -3 आ गए। चलिए अब देखते हैं कौन सा, ठीक है, काफी लोगों के आंसर अब -3 आ रहे हैं। चलिए ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा वोट है -3 पे, ठीक है। कौन सा देखते हैं, कौन सा हमारा सही आंसर। मतलब इससे दिख रहा है कि x का मान 1 है, y का मान -3 है, ठीक है। अब x का मान 1 रख दो, 3 × 1 प्लस k के जगह पर मैं k रख दिया, y के जगह पर आप -3 रख दोगे, है ना। -3 को लेकिन ब्रैकेट में लिखोगे, आप ऐसे नहीं लिख देना कि k -3, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। k × -3 लिखना है, को k को -3 से गुना करना है, और ये 12 के बराबर है, ठीक है। अब यहां से आपको मिलेगा 3, ये मिल जाएगा आपको -3k, है ना, ये मिल जाएगा -3k, और ये मिला 12 के बराबर, ठीक है। अब यहां से -3k जो है ये कितने के बराबर है, 12 - 3, ये 3 जब उधर गया तो घट गया, है ना, माइनस होगा। तो ये -3k जो है ये 9 के बराबर आ गया, यानी k का मान कितना आ जाएगा, 9/-3, और 9/-3 करने का मतलब -3 है। इसलिए ऑप्शन ई सबसे ज्यादा लोगों का जो आंसर था वही सही था। मतलब अब आपको समझ में आया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे। अब कर लोगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटना चाहिए। वेरी गुड, हाँ काफी लोगों के सही थे, अनिल, गायत्री, कोमल, फिजू, अली, कविता, काफी लोगों के आंसर सही थे, ठीक है। तो अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सभी लोग कर लोगे। चलिए वेरी गुड, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो, अभी क्लास कोई भी छोड़कर नहीं जाएगा।